हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। भाई ये जो वीडियो है वो मैंने बनाया है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट गेट द आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमने चैप्टर नंबर 2 तो ओवर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए ये मैंने आपके लिए वीडियो स्पेशली बनाया है। बेटा आपके लिए स्पेशल पीडीएफ भी मैंने बनाया है एसएस का, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स है। तो वो पीडीएफ भी आपको ये वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये है चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, देखो ये स्पेशल पीडीएफ जो है उसमें ये अपने टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स मैंने पीडीएफ के अंदर डाल दिए हैं। तो मैं आपके साथ ये पीडीएफ एक बार शेयर करता हूँ। ये आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ है, ये स्टैंडर्ड 9 एसएस। वेरी गुड। तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक यही है, पीडीएफ के अंदर से ही हम देखेंगे। इन विच ट्रीटी वाज द सीड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सी ट्रीटी में उनका बीज बो दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने? फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुआ था, याद है आपको? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुआ था, टेक्स्ट बुक के अंदर हमने लिखा हुआ देखा था कि भाई फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुआ था, कब हुआ था? आफ्टर द सीडन वॉर। सीडन वॉर क्या हुआ था सर? जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, जहां पे जर्मनी जीत गया था और उसको एल्सेस एंड लॉरेन वो दोनों उनको दे देने पड़े थे। तो ये है आपका फर्स्ट आंसर। विच ट्रीटी वॉज साइंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? बहुत ही क्लियर आंसर है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। विच प्रोविंसेस डिड फ्रांस लूज विथ फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। अभी मैंने बोला भी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के अंदर फ्रांस कौन से प्रोविंसेस हार गया था? तो वो है एप्सेस और लॉरेंस। यहाँ पे एप्सेस और लॉरेंस लिखा है, लेकिन इट इज एल्सेस एंड लॉरेन। ALCASACE एल्सेस एंड लॉरेंस दोनों लिखेंगे, दोनों राइट है। एप्सेस एंड लॉरेंस लिखेंगे तो भी राइट है, एल्सेस एंड लॉरेन लिखेंगे तो भी राइट है, दोनों राइट है। ओके, एक क्वेश्चन है उसके अंदर, द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसका आंसर देखिए यहाँ पे, द हॉरर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये आंसर जो है ना, वो आंसर्स मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से ही लिए हैं, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा आंसर लर्न करना, इसलिए मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है आपके लिए। द हॉरर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो भयंकर रूप देखा गया था, लोगों ने भयंकर रूप देखा था, वो जो रूप है उसकी वजह से शांति मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, बहुत ही जरूरी हो गया था। एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट। तो भाई इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत हमको पता चली कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जरूरी है। The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of League of Nations। तो वुड्रो विल्सन जो है, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस धराया है ये लीग ऑफ नेशंस फॉर्म करने में। तो बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ही बेटा बहुत ही एफर्ट्स रखे हैं उन्होंने। The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during Paris peace process on 10th January 1920। तो 10th January 1920 को जो 14 पॉइंट्स वुड्रो विल्सन ने सजेस्ट किए थे वो पेरिस पीस प्रोसेस में रखे गए, और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ। तो बेटा ये है गिव रीजन। द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस क्यों एस्टेब्लिश हुई है, आपको रीजन देना था, 4.2 मार्क में लिखने हैं। ओके, 3 marks। 22nd January is known as Bloody Sunday of Russia। रशिया में 22nd January 1905 ब्लडी संडे क्यों बोला जाता है? तो रशियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड पीजेंट्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत ही मेहनत कर रहे थे फिर भी उनको इनकम नहीं मिल रही थी। दे बिकेम वेरी पुअर, बहुत ही गरीब हो गए वो। वर्कर्स ऑफ ऑल फैक्ट्रीज ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग got together and decided to give application of their poor condition and demands for getting grains to Tsar। तो जो भी फैक्ट्रीज के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए और एप्लीकेशन देना उन्होंने ठीक लगा कि भाई हम जार को एप्लीकेशन देते हैं
हमारी जो कंडीशन है वो सुधारे, हमारी डिमांड जो है वो पूरी करे, हमको ग्रेन्स चाहिए खाना खाने के लिए। Under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out to the Tsar's residence Winter Palace on 22nd जनवरी। तो विंटर पैलेस जो था सेंट पीटर्सबर्ग में, यहाँ पे देखो बेटा पीट्सबर्ग लिखा है, टेक्स्ट बुक के अंदर हमको कोई और स्पेलिंग दिया हुआ है इस पे सेंट पीटर्सबर्ग का, टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है ये स्पेलिंग सेंट पीटर्सबर्ग, दोनों राइट है, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, वर्कर्स ऑफ ऑल फैक्ट्रीज ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सारे वर्कर्स इकट्ठा हो गए थे, पुअर कंडीशन उनकी जो थी उसका सॉल्यूशन लाने के लिए, उनकी जो डिमांड्स थी ग्रेन्स के लिए, है ना, गेहूं चावल वो सारे ग्रेन्स के लिए डिमांड्स थी, वो जार तक पहुंचाने के लिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपॉन, a large rally was taken out to the Tsar's residence, Winter Palace on 22nd January। तो 22nd जनवरी पे जार के रेसिडेंस में वो रैली ले गई थी फादर गैपॉन के अंडर। These all people were unarmed, ये लोग बिल्कुल भी शस्त्र लेके नहीं गए थे, बिल्कुल भी कुछ भी टाइप का वेपन उनके पास नहीं था। जार पिक्चर इन हैंड, उनके हाथ में जार का पिक्चर था, कई लोगों ने जार के पिक्चर्स के साथ ऐसा लिखा था, लॉन्ग लिव लिटिल व्हाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, ऐसा लिखा हुआ था। जार का जो प्रोविंस है, सॉरी जार की जो आर्मी है, तो जार की आर्मी ने ओपन फायर किया ऑन दिस इनोसेंट पीपल, जार की आर्मी ने ओपन फायर किया ये लोगों के ऊपर। बिकॉज ऑफ इट thousands of innocent people died and snow in Petersburg where the Tsar's palace was situated turned with blood। तो बहुत सारे हजारों लोगों मर गए, और पीटर्सबर्ग के अंदर जो स्नो था वो कैसा हो गया बेटा, टर्न रेड विथ ब्लड। तो यहाँ पे टर्न विथ ब्लड मेरे मेरे से गलती हो गई, टर्न रेड विथ ब्लड हमको करना है। ठीक है, दिस डे इज नोन एज ब्लडी संडे, तो ये बोला जाता है ब्लडी संडे। ओके बेटा, ये हो गया आपका आंसर 3 मार्क के लिए मिनिमम। देखो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं, तो 5 पॉइंट लिखने हैं हमको। Discuss the process of establishment of colonies in West Europe, Asia and Africa। तो ये प्रोसेस हमको देखने हैं कि भाई क्या प्रोसेस हुआ था। चलिए देखते हैं वेस्टर्न यूरोप, एशिया और अफ्रीका में क्या प्रोसेस हुआ था। द यर्निंग ऑफ वेस्टर्न यूरोप countries for expansion of the empire and acquire new territory resulted in these countries going to Asia and Africa। तो भाई ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो एक्सपांशन करना चाहती थी अपने एम्पायर का और नया टेरिटरीज लेना चाहती थी, उसका रिजल्ट ये हो गया कि वो लोग एशिया और अफ्रीका में पहुंच गए। दे एस्टेब्लिश द कॉलोनीज एंड एक्सपेंडेड देयर रूल, उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की और अपना रूल एक्सपांड किया। फॉर, और उसके बाद यूरोपियन नेशंस में भाई कंपटीशन शुरू हो गई कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने की। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड एक्सपांडेड इट्स एम्पायर टू श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। तो इंडिया के ऊपर होल्ड करने के बाद इंग्लैंड ने अपना एम्पायर एक्सपांड किया, श्रीलंका गए, म्यांमार गए, सिंगापुर गए, मलेशिया गए, इंग्लैंड चाइना भी गए। चाइना में ओपियम ट्रेड होने के कारण इंग्लैंड और चाइना के बीच में ओपियम वॉर्स हुए थे, जिसमें चाइना हार गई और इंग्लैंड ने अपना एम्पायर एक्सपांड किया। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टेब्लिश ऑयल कंपनीज इन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड बहरीन। तो भाई ये चारों कंट्रीज ने ऑयल कंपनीज एस्टेब्लिश की ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और बहरीन में, जिस जो अपने फायदे के लिए किया था उन्होंने, टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। The Dutch established its colony for the first time at the end of the 15th century in South Africa। तो साउथ अफ्रीका में एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी डच ने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी वहां पे। इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की केप और एल्गेरिया में, नॉर्थ अफ्रीका में रिस्पेक्टिवली। तो केप में इंग्लैंड ने की और फ्रांस ने एल्गेरिया के अंदर अपनी जो कॉलोनी थी वो एस्टेब्लिश की। किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम, बहुत ही बड़ा जो वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो उन्होंने कैप्चर कर लिया एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। इंग्लैंड ने कॉलोनीज बनाई इजिप्ट के अंदर, कुछ प्रोविंसेस ईस्ट अफ्रीका में और कुछ प्रोविंसेस साउथ अफ्रीका में उन्होंने कैप्चर किए। फ्रांस एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन टूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका। भाई फ्रांस ने एस्टेब्लिश किया टूनिशिया में, मोरक्को में और वेस्ट अफ्रीका के अंदर अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की।
ओके, इंग्लैंड ने अपनी जर्मनी ने एस्टेब्लिश की ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के अंदर थोड़े कुछ प्रोविंसेस के अंदर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। इटली ने अफ्रीकन प्रोविंसेस जो रेड सी के आजू बाजू है वो कैप्चर किए। स्पेन और पोर्चुगल ने कुछ प्रोविंसेस अफ्रीका के अंदर कैप्चर किए थे। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई बर्लिन में 1884-1885 में, और ये कंपटीशन थी उसके बीच में, एक कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें अफ्रीकन नेशंस ने, अफ्रीकन कंट्रीज ने अंदर अंदर यूरोपियन नेशंस ने अफ्रीकन कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। जो यूरोपियन नेशंस थे ना बेटा, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। ये कॉन्फ्रेंस यूरोपियन नेशंस के बीच में हुई थी, तो उसमें अफ्रीकन नेशंस डिवाइड हो गए। तो पूरे अफ्रीका के ऊपर यूरोपियन नेशंस अपना रूल बना चुके थे। शॉर्ट नोट, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देख लीजिए, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशंस सपोर्टेड द एलिड नेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 24 नेशंस एलिड नेशंस में थे और 4 नेशंस एक्सिस नेशंस में थे। शुरू शुरू में जर्मनी ने फ्रेंच आर्मी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। बहुत सारे सबमरीन वॉर्स लड़े और एलिड नेशंस के बहुत सारे शिप्स भी डुबो दिए। सोल्जर्स और सिविलियंस बहुत सारे मर गए बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो रशिया ये वॉर में से निकल गया था। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रांग एट दिस टाइम। जर्मनी बहुत ही स्ट्रांग था ये टाइम पे। उसने अमेरिकन स्टीमर लुसिटेनिया को डुबो दिया था। अमेरिकन स्टीमर जो था लुसिटेनिया, उसको डुबो दिया था, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स मर गए थे। तो कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द एलिड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917। तो भाई अमेरिका ने फिर एलिड नेशन ज्वाइन कर लिया था। विद दैट कंट्री लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम ज्वाइन द एलिड नेशंस, दस द एलिड नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो अमेरिका के ज्वाइन होने के बाद ही पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम, ये सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने भी एलिड नेशन ज्वाइन कर लिया था। एलिड नेशन स्ट्रांग बन गया था। जर्मन आर्मी अमेरिकन ट्रूप्स के सामने नहीं टिक पाए और पूरा पोजीशन चेंज हो गया वॉर का। बल्गेरिया सितंबर 1918 में, टर्की और ऑस्ट्रिया अक्टूबर 1918 में एलिड नेशंस के अंदर ज्वाइन हो गए थे। जो काइजर विलियम था जर्मन लीडर, वो अपनी पोजीशन उसने छोड़ दी और वो भाग गया था। जर्मनी ने एलिड नेशंस को सरेंडर किया और एक सीज फायर ट्रीटी उनको साइन करनी पड़ी। जंग खत्म करने की जो ट्रीटी थी वो उनको साइन करनी पड़ी एंड वॉर केम टू एन एंड, और फिर जंग खत्म हो गई थी। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो भाई फैक्टर्स तो आपको मालूम ही है, हमने फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। फैक्टर्स दैट कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इकोनॉमिक फैक्टर, 19th सेंचुरी में इंग्लैंड ने अब बहुत ही बड़ा एम्पायर बनाया था एशिया और अफ्रीका के अंदर। एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनीज एंड बिकम रिचर। तो अपनी कॉलोनीज का फायदा उठाया था, अपनी कॉलोनीज को लूट रहे थे वो लोग और पैसे वाले बन गए थे। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई यूरोपियन नेशंस के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण और तुरंत ही कॉलोनाइजेशन होने के कारण बहुत सारा रॉ मटेरियल उनको चाहिए था इंडस्ट्रीज के लिए। द मार्केट्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस वेर इन एशिया एंड अफ्रीका। तो वो सारे मार्केट जो इंग्लैंड और फ्रांस के जो थे उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, वो रॉ मटेरियल एशिया और अफ्रीका से वो लोग ले रहे थे। जर्मनी भी कंपटीशन में आ गया एशिया और अफ्रीका के अंदर वो मार्केट्स कैप्चर करने के लिए, जो एक रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। मिलिटरिज्म भी एक रीजन बना। मिलिटरिज्म फोर्स बहुत ही नेसेसरी था। जो कंपटीशन यूरोपियन नेशंस एंटर हो रहे थे एक्सपांशन के लिए, इसकी वजह से मिलिट्री फोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सम नेशंस इन यूरोप बिगेन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। तो यूरोप के अंदर जो भी नेशंस थे भाई, वो मिलिट्री पावर एक्सपांड कर रहे थे। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना चालू कर दिया था और वेपन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहे हैं ऐसा बोल के वेपन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था लोगों ने। दस मिलिट्री कंपटीशन वाज एडेड इन इकोनॉमिक कंपटीशन। तो अभी इकोनॉमिक कंपटीशन तो हो ही रहा था, अभी मिलिट्री कंपटीशन भी होने लगा था और एटमॉस्फेयर हो रहा था जंग का। लोगों के साथ साथ बहुत ही भड़कीला नेशनलिज्म जनरेट हो रहा था और इंपीरियलिज्म हो रहा था। भाई इंपीरियलिज्म मतलब राजाशाही, मैं जो चाहता हूँ वही करूंगा, वो एटीट्यूड जो लोगों का हो गया था, लीडर्स का, जिसके
जिसके लिए मिलिटरिज्म का जन्म हुआ। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज, तो ग्रुपिज्म तो आपको पता ही है ना। सीक्रेट ट्रीटीज, छुपे छुपे करके वो एग्रीमेंट्स करते थे। तो वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। एक साइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया, तुर्किस्तान था, और दूसरी साइड इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान था। वो दोनों के बीच में जेलेसी, एनिमिटी होने लगी, एक दूसरे से जलन होने लगी, एक दूसरे से साथ दुश्मनी होने लगी, और विश्वासघात होने लगा, धोखेबाजी होने लगी, डर लगने लगा, और नफरत होने लगी थी। तो भाई ये कारण था ग्रुप्स के बीच में कि भाई वो कंपटीशन के अंदर आ गए थे, इसीलिए उनके बीच में ये सब चीजें हुई। तो रिवेंज का एक जो फीलिंग था वो लोगों के अंदर डेवलप हो गया था, शांति मेंटेन नहीं कर पा रहे थे लोग। फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, भाई जर्मन काइजर विलियम नेशनलिज्म कोलोनियलिज्म का एक और ओरिजिनेटर था। शुरू किया था जर्मन चीफ काइजर विलियम ने नेशनलिज्म और कोलोनियलिज्म। वो बहुत ही ओवर एम्बिशियस था अपने देश के लिए, और वो बिलीव करता था कि भाई वर्ल्ड लीडरशिप होना चाहिए। वो अपना काम, ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल, वो चाहता, ऐसे ही वो काम करना चाहता था विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर। तो वो अपने मिलिट्री पावर की हेल्प ले रहा था। कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ और एक दूसरे के इंटरेस्ट जो थे वो क्लैश होने लगे। अपने देश के लिए प्रेम और दूसरे देश के लिए नफरत शुरू होने लगी थी। तो ये एक फीलिंग जो जंग की थी वो फैल रही थी। रोल ऑफ न्यूज़पेपर जो है, उसमें न्यूज़पेपर्स यूरोपियन नेशंस के अंदर ऐसा भड़कीला भड़कीला लिख रहे थे, गलत सलत लिख रहे थे, और दूसरे नेशंस के लिए दुश्मनी व्यक्त कर रहे थे पेपर के अंदर। तो लोग जो नेशन के रूलर्स थे, वो जो नेशंस के लीडर्स थे, वो लीडर्स भी शांति मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब फिलोसॉफी कैसी हो गई थी भाई? फिलोसॉफी मतलब थिंकिंग, लोगों का सोचना कैसा हो गया था? तो पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर एक्सेप्ट हो गया था। जो शक्तिशाली है वही जिएगा, और जो जंग है वही जरूरत है अभी। ये जर्मनी के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हुए थे। नीत्शे जो जर्मन राइटर है, वो वॉर सीक्रेट वर्क है ऐसा बोला गया है, कि भगवान का काम है वॉर। और यूरोपियन नेशन और यूरोपियन कंट्रीज के माइंड को वॉर की तरफ ले जा रहे थे वो। राइट द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट्स हम यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट्स देख लीजिए। इन दिस वॉर 6.5 करोड़ पीपल took part. 1 crore died, 2 crore were injured, and 70 lakhs were rendered permanently handicapped. The total war expenditure was $337 billion, that is 35,000 pound. ये गलत लिखा हुआ बेटा, 35,000 पाउंड नहीं होगा। तो ये इंफॉर्मेशन दिस इज रॉन्ग। $337 billion आप लिख सकते हैं। More number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics. During the war, since all the men of nations where on the war front, the responsibility of the family and occupation came up on the woman. Women stepped on out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional fields. The self-confidence of their being equivalent to men enhanced. Consequently, the demand for women to exercise their franchise was raised. Children's condition became pathetic. During the war, the production of things of basic necessity had reduced, so problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raised. According to Treaty of Versailles, there were provisions like regional arrangement, reduction in troops and disarmament, the arrangement of distribution of gains at the end of the war, and war fine, and other provisions in the treaty. American president जो थे, British prime minister जो थे, French president, Italian president played an important role in this treaty. Germany was found responsible for the war. A war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany. Germany पे 6.5 billion pound का war fine लगा हुआ था। उसने अपना रहर रीजन दे देना पड़ा था। राइन रिवर इंटरनेशनल सी रूट के लिए खोल देना पड़ा था। एप्सेस एंड लॉरेंस वो फ्रांस को वापस दे देने पड़े थे। तो जर्मन्स के अंदर एक बहुत ही कड़वाहट भर गई थी, और उतावलापन भर गया था, और इसी वजह से जर्मनी पूरा फेल हो गया। एक दूसरे के साथ बदले की भावना जनरेट होने लगी है ट्रीटी के बाद भी,
क्योंकि वो हार गए थे, पीस शांति मेंटेन नहीं कर पाए। सोशलिस्ट रशिया को लीग ऑफ नेशंस के अंदर पोजीशन नहीं दी गई थी, अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस नहीं ज्वाइन किया था, तो यही रीजन हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और पीस प्रोसेस जो प्रोसेस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वही बन गया था एक रीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। राइट, शॉर्ट नोट ऑन रशियन रिवॉल्यूशन। भाई रशियन रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। People had dissatisfaction towards Tsar rule due to increase in the anti-government group became more strong. Revolutionary Lenin believed in armed revolution, so by presenting his thoughts against Tsardom autocracy, Tsar Nicholas II put him behind the bars in Serbia. तो सर्बिया में जेल में बंद कर दिया था लेनिन को। जब सर्बिया में फ्रीडम मिला लेनिन को, तो उन्होंने रिवॉल्यूशनरी बोल्शेविक पार्टी बनाई, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सोशलिस्ट पार्टी और लेनिन दोनों के बीच में हो गया था। वेर कॉल्ड बोल्शेविक्स इन 1903 एंड ओपोनेंट्स ऑफ लेनिन वेल कॉल्ड मेंशेविक। तो 8 मार्च 1917 को पेट्रोगार्ड के जो वर्कर्स थे, बेटा पेट्रोगार्ड लिखा है यहाँ पे, पेट्रोग्रैड है, पेट्रोग्रैड, कॉल्ड अ स्ट्राइक। At that time, the Tsar sent his troops to contain this event, but the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began. और जार्डम जब फॉल हुआ तो पावर बन गया केरेंस्की के हाथ में चला गया था मेंशेविक ग्रुप के। इट इज नोन एज स्प्रिंग रिवॉल्यूशन। वो टाइम पे टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था और लेनिन पेट्रोगार्ड आया विद डिसअपॉइंटमेंट, और लेनिन गॉट अ ग्रैंड वेलकम बाय बोल्शेविक। तो लेनिन जब वापस आए तो बोल्शेविक ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने उनका वेलकम किया। By explaining the role of armed revolution in the party meeting, Lenin suggested to bring farmers and workers to power. Lenin ऐसा मानते थे कि फार्मर्स और वर्कर्स को पावर में लाना चाहिए, ना कि मिडिल क्लास गवर्नमेंट को। He believed in importance of laborers as propagated by Karl Marx. तो कार्ल मार्क्स ने जो बोला था लेबरर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसमें वो बिलीव करता था। 7 नवंबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड के बहुत ही जरूरी प्लेसेस जो थे, की पोजीशन थे, वहां पे अपना दबदबा बना लिया था। और केरेंस्की उनको रोकना चाहते थे लेकिन फेल हो गए। तो टेम्पररी गवर्नमेंट को हटा के बोल्शेविक्स को मेंशेविक्स के सामने डिक्लेयर करके फाइनल रिवॉल्यूशन हो गया, और पूरा जो राज था वो लेनिन ने अपने हाथ में ले लिया, और इसको बोला जाता है सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। शॉर्ट नोट ऑन एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस देखिए। द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। वो हमने पैराग्राफ लिखा था लीग ऑफ नेशंस का, वो पैराग्राफ लिखना है आपको। और फिर लिखना है द 14 पॉइंट सजेस्टेड बाय वुडरो विल्सन were presented during the Paris peace process on 10th January 1920. The League of Nations was formed. एम्स क्या है भाई देखिए। फर्स्ट एम टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस। तो बाकी जो भी नेशंस है, जितने भी नेशंस है, वो सारे नेशंस को दूसरे नेशंस का यूनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, एकता का ध्यान रखना है, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, जंग लड़ने की बात ही बंद कर दो। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करना। टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मीडिएशन, तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस और इट्स मीडिएशंस, इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रिबेल नेशन। ओके, लास्ट पॉइंट है thus the league of nations established for world peace did not manage to keep a control over the imperialist policies of the superpowers, and in 1939 the second world war began। तो ये है बेटा आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 के। चलिए वापिस हम आते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे हमने देखे, पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में सेंड हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कीजिएगा जब टेस्ट आएगी उसके अंदर। और मैं चाहता हूँ कि आपकी अभी जो इंग्लिश की टेस्ट आने वाली है, वो इंग्लिश की टेस्ट के अंदर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। आपकी इंग्लिश की टेस्ट टेस्ट के लिए कौन से चैप्टर्स हैं वो भी आपको एप्लीकेशन में सेंड हो जाएगा। अभी डिसाइड नहीं हो चुका है, गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन से चैप्टर्स हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको भेज दिया जाएगा। बढ़िया परफॉर्म कीजिएगा बेटा, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट रहें पेपर के अंदर, बहुत ही बढ़िया लिखें, और परफॉर्म इतना बढ़िया करें कि नाम रोशन हो सबका। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।
with question answers of chapter number 3 और उसके बाद हम करेंगे chapter number 13. Bye bye.